हेलो एवरीवन। आप लोगों का रिस्पॉन्स शीट के साथ साथ आंसर की भी आ गया था, तो बहुत सारे बच्चे आंसर्स को जल्दी मैच करने में बिजी थे। हम लोग भी उसी में बिजी थे कि किस बच्चों का कितना स्कोर रहा, क्या रहा। आ, सब रैंक जानने के लिए, कट ऑफ जानने के लिए उत्साहित होता है कि क्या मेरा ये स्कोर सेफ है। तो फाइनली ये चीजें 2 दिन इसका निकल गया। 14 को आया था, तो आज 16 फरवरी है, तो 2 दिन का समय आपका निकल गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अब डिस्कशन की बात करेंगे क्वेश्चंस का। तो एक बार इसका डिस्कशन करके देखते हैं कि एक्चुअल में पेपर कैसा था, सच में डिफिकल्ट था कि डिफिकल्ट नहीं था। इसको हम डिस्कशन के बाद गेस करेंगे कि एक्चुअल में पेपर क्या था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये ओपिनियन है कि 2023 के पेपर में यह पेपर डिफिकल्ट था। बेशक 2024 के पेपर में डिफिकल्ट था, लेकिन अब 2023 के पेपर में और 2025 के पेपर में कितनी सिमिलरिटी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके सिमिलर है। तो रैंक में भी, मार्क्स में भी सिमिलरिटी है, दोनों जगह सिमिलरिटी है। केवल मेरे यहाँ से 2-3 बच्चों को अलग कर दो, क्योंकि मेरे यहाँ से मैक्सिमम 78 स्कोर एक स्टूडेंट्स का गया है, दूसरे का 61 गया है, तीसरे का 59 पॉइंट समथिंग गया है। तो हम तो स्टैटिस्टिक्स 2020 से ही करा रहे हैं और AIR1 लाने की कोशिश उसी समय से हो रही है। हालांकि कोचिंग 2019 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक साल हमने मैथमेटिक्स केवल कोर्स स्टार्ट किया था, फिर 2020 में स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद सुप्रीमम क्लासेस का रिजल्ट दिन पर दिन बेहतर हुआ है। ऐसा नहीं कि हमारा ग्राफ नीचे आया, हमारा ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। रिजल्ट स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारा रिजल्ट भी उसी रेशियो में आगे बढ़ा है, और जबकि हमने और ज्यादा बेहतर ही किया है। जितना हमारे पास बच्चे आए रिजल्ट उतना हमारा बेहतर होता गया है, लेकिन AIR1 नहीं आ पा रहा था। हमारे यहाँ से 2022 में 3rd रैंक आया, तो उस समय मेरे पास 40 बच्चे थे। 2021-22 में 40 बच्चे थे, 40 में से 11 बच्चों को IIT मिला था, तो 3rd रैंक आया था। वो 60 मार्क्स पर था। 2022 का भी पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है ना, और उसमें टॉपर का भी 67 के आसपास था। 2022 का जो टॉपर थे उनका 67 के आसपास मार्क्स था 2022 में, और सेकेंड टॉपर का 61 था, 61 पॉइंट समथिंग था, और थर्ड टॉपर जो कि हमारे यहाँ से थी श्रुति सराफ, इसका एग्जैक्ट 60 स्कोर था। एक मयूरी जिसका 7 रैंक था, इसका 55 पॉइंट समथिंग स्कोर था मयूरी का, इसका ऑल इंडिया रैंक 7 था। इसके बाद देवप्सीता, इसका रैंक 13 था, 52 पॉइंट समथिंग पर, 51 या 52 पॉइंट समथिंग पर ऐसा ही था। इसके बाद देवहरगिया जाना 24 रैंक था, इसका मार्क्स 47.67 था। एक्चुअली इसका इसलिए मार्क्स मुझे एग्जैक्ट याद है क्योंकि इसने क्लेम किया था, और दूसरी चीज की इसने मात्र 30 क्वेश्चन ही ट्राई किया था। ओनली 30 क्वेश्चन इसने ट्राई किया था। 30 क्वेश्चन में एक NAT में इसका तुक्का था जो कि गलत हो गया था, और दूसरा एक MCQ में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन की 2 मार्क्स वाला इसका एक गलत हो गया था, ठीक है ना। तो इसका टोटल 28 क्वेश्चन ही सही था, माने एक ही, एक तरीके से कहा जाए इसने 30 अटेम्प्ट किया था और एक ही गलती किया था, वो भी गलती से गलती हुआ था। और यदि गेट का पेपर आता या नेट JRF का पेपर रहता तो उसका आंसर सही होता, लेकिन चूंकि जैम के सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन नहीं था, उसने उस तरीके से कर दिया था। खैर ये तो बात की बात है, बात निकल चुकी है। फिर 2023 का मैं बतला दूं थोड़ा, इससे थोड़ा आप लोगों का पिक्चर भी क्लियर होगा कि हाँ क्या रहा। तो 2023 में हमारे यहाँ से 2nd रैंक आया, तो इसका स्कोर 55 पॉइंट समथिंग था, 2nd रैंक था, जिसका मेरे पास 2nd रैंक था। इसके बाद जो टॉपर था, मेरे यहाँ का स्टूडेंट नहीं था वो, उसका स्कोर 59.67 था, ठीक है ना। अब देख रहे हो ये बहुत सिमिलर है, 2023 का पेपर और 2025 का पेपर बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है ना। तो 59.67 पर स्कोर इतना था आपका, 59.67, और रैंक 1 था।
सेकेंड रैंक 55 था, थर्ड रैंक 54 था, ठीक है ना, कोई साउथ का शायद लड़का था, 54 था, वो भी मेरा स्टूडेंट नहीं था। फिर फोर्थ रैंक होगा, फिफ्थ रैंक होगा, इसके बाद मेरे यहाँ से 6 रैंक आया था, माने सेकेंड के बाद सीधे 6 रैंक था। 6 रैंक सेन है कोई, ठीक है ना, उसका था ऋतिक सेन, हाँ, उसका इसका स्कोर था आपका इसका स्कोर 51 या 52 पॉइंट समथिंग था, ठीक है ना। मुझे 7th वाला का याद है, ठीक है ना, वो BHU का लड़का है अमित, ठीक है ना, इसका रैंक 7 था और स्कोर 51.67 के आसपास था अमित का, ठीक है ना, यही था। इसके बाद सीधे मेरे यहाँ से 49 स्कोर था, 49 पॉइंट समथिंग, इस पर 9 रैंक था, फिर 49 पॉइंट समथिंग पर 10 रैंक था, फिर 49 पॉइंट समथिंग पर ही 13 रैंक था, यानी 49 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग, 49, ये 3 से 4 स्टूडेंट्स का था, ठीक है ना। फिर 13 के बाद मेरे यहाँ से 15 रैंक था इसका नाम है अयान खान, ठीक है ना, अयान खान का 15 रैंक था, इसका स्कोर 46.67 था, यानी सीधे 47 के बाद यहाँ बीच में एक 14 रैंक रहा ना, यानी 14 रैंक वाले का स्कोर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 46.67 से लेकर के 49.6 माने 48, 47, एक तरीके से शायद किसी का ना था, किसी का भी नहीं था, केवल इसी का रहा होगा 14 रैंक वाले का। इसका स्कोर क्या है मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट ही नहीं था, मुझे 15, 16 का पता है। 16 जिसका था उसका 45 पॉइंट समथिंग था, रीतिका का, ठीक है ना, 45 पॉइंट समथिंग था। सप्तर्षि का जिसका 17 रैंक, तो आप देख सकते हैं ना किस तरीके से रैंक वगैरह आया था। फिर 19 रैंक था, फिर 20 था, राहुल का 20 था, तो राहुल का भी 45 मार्क्स ही था 20 पर, 44 या 45 यही था, ठीक है ना, 45 था मुझे याद आ रहा है। तो राहुल का पटना साइंस कॉलेज का ये स्टूडेंट है, ठीक है ना, अभी इस बार प्लेसमेंट वगैरह सबका हो गया, ठीक है ना, सबकी डिग्री इस बार कंप्लीट हो जाएगी, सबका प्लेसमेंट भी हो गया। आप देख रहे हैं ना कि मार्क्स वर्सेस रैंक किस तरीके से वायरी किया है 2023 में, तो ज्यादा का फर्क नहीं था। और जिसका 40 मार्क्स था, 41 जिसका मार्क्स था 41, उसका रैंक 27 था, ठीक है ना। खैर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुके हैं, हरियाणा के हैं, रवीश नाम है, ठीक है ना। उसका मींस असिस्टेंट, उनका एमएससी एक बार कंप्लीट था, वो दोबारा स्टाइल से एमएससी करना चाहते थे, मैथमेटिक्स से उनका एमएससी था, नेट जीआरएफ सब था। तो एक हरियाणा में उसी समय 2022 में एक फॉर्म निकला था, पहले से ही निकला था, उसका एग्जाम वो दिए थे, पॉलिटेक्निक का था या आईटीआई का कुछ का तो था, तो उसमें उनका हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो इसलिए वो एमएससी मास्टर दोबारा, जॉब सब तो जॉब के लिए ही पढ़ रहा है ना, तो आपको मास्टर्स करने की दोबारा कोई जरूरत नहीं थी, तो मास्टर्स करने के लिए नहीं है। 27 रैंक, यानी 41 पॉइंट समथिंग पर 27 रैंक, और इस बार भी सिमिलर वैसा ही हो रहा है 2025 में। एक मेरे यहाँ से 78 स्कोर है एक स्टूडेंट्स का, इसका तो AIR1 फिक्स है, हालांकि ये हम 2020 से, जैसे कि मैं बतलाया, AIR1 लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़े थोड़े से के लिए हम लोग चूक जा रहे थे, लेकिन इस बार सुप्रीमम क्लासेज इसमें नहीं चुकेगा। 2024 में खैर पेपर इजी था, तो उसका बतलाने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी टॉप 30 में 2024 में हमारे यहाँ से आपका 20 स्टूडेंट्स थे, टॉप 50 में 33 स्टूडेंट्स थे, टॉप 50 में 33 स्टूडेंट या 32 या 33 सुप्रीमम क्लासेस से ही थे, इतना हमने सीट को कैप्चर किया है, ठीक है। और इस बार मेरी कोशिश बहुत थी, एक तो फर्स्ट रैंक आ जाए, और साथ में 1 से लेकर के 30 तक लगातार रैंक केवल सुप्रीमम क्लासेस से ही है। तो खैर ये तो पॉसिबल इस बार भी नहीं होगा, लेकिन हाँ AIR1 का सपना पूरा हो जाएगा। पिछले साल 4 से स्टार्ट हुआ था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
22, 23 नहीं था, 24 या 25, 6 ये लगातार सब रैंक था। 28, 29 या 30 ये सब लगातार रैंक था, ठीक है ना। इस बार 1 से चालू होगा, यानी 1, 2, 3, यदि पिछले साल का जो 1, 2, 3, 4 ये सब लगातार हो जाएगा। तो 2024 का मार्क्स डिस्क्राइब करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 80 से ज्यादा 90 के आसपास स्कोर था सबका, मैक्सिमम बच्चों का। जो टॉप 10 वाले थे ना, टॉप 14 वाले को कह लो, टॉप 14 वालों का जो स्कोर था ना वो 80 से ऊपर था। तो खैर वो पेपर इजी था, तो उससे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब 2023 से बनता है। 35 मार्क्स पर 2023 में 54 या 55 रैंक, तो इसका भी शायद उसी के सिमिलर होगा, ठीक है ना। ये एक मैं आपको एक एवरेज डेटा बतला दिया ताकि आप एक थोड़ा बहुत इजीली कंपेयर कर लो। तो खैर अपना मेरा सपना है कि 1 से 30 तक लगातार आए, और ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मीन्स इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल वर्ड छिपा हुआ है, ठीक है ना। कोशिश करने पर सब कुछ पॉसिबल है। जब टॉप 30 में हम 20 ला सकते हैं, तो टॉप 30 में 30 के 30 भी ला सकते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। तो कोशिश करने में क्या जाता है, कुछ ना होगा तो बच्चों का तो बेहतर होगा ना। जब मेरा इतना सपना बड़ा है तो बच्चों के लिए तो और बेहतर होगा, क्योंकि मैं उनके लिए उस लेवल का क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उतना मैं मेहनत करूंगा, उतना उनके लिए डेडिकेटेड रहूंगा। और ये मेरा फुल टाइम है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और भी जॉब कर रहा हूँ या कहीं और भी पढ़ा रहा हूँ या कहीं दूसरे जगह में बिजी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी में बिजी हूँ। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि हम ये अचीव कर लेंगे, और बाकी जगह कहीं और जगह भी बिजी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस गोल को अचीव किया जा सकता है। तो अब देखो इस बार भी हमारा 2025 के कंपेयर में बेहतर रहेगा। 2024 में 73 स्टूडेंट्स को IIT मिला था, ठीक है ना। इस बार भी 75 से ज्यादा ही बच्चों को IIT मिलेगा, कम तो मिलेगा नहीं। तो ग्राफ इतना इंक्रीज कर रहा है। तो हाँ, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे मेरे पास थे, मैंने ये एक चीज में क्लियर कर दूं कि सारे बच्चे में नहीं, मेरे पास सारे बच्चे नहीं थे। मेरे यहाँ से हार्डली 350-60 बच्चों ने ही एग्जाम दिया है, मैंने मेरे पास थे, ठीक है ना। बाकी वैसे कहने के लिए 500 बच्चे हैं मेरे पास, लेकिन गेट के भी कुछ है, कुछ CVT के लिए स्पेशली है, कुछ ISI के लिए स्पेशली है, ठीक है ना। लेकिन जैम के लिए 350-60 बच्चों ने सीरियसली, मैंने इतने बच्चे थे हमारे पास एग्जाम वगैरह दिए थे। तो इतने में इस बार हम इतना बेहतर कर रहे थे। पिछले बार ऑब्वियस बात है कि इससे कम बच्चे होंगे, क्योंकि रिजल्ट के रेशियो में बच्चे भी इंक्रीज होते हैं। तो ये है, तो हम इतने कम संख्या में इतना बेहतर कर रहे हैं ना, इतने कम में हम इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये चेक नहीं होता है कि 3000 बच्चे 3000 मेरे ही पास है या 1000 मेरे ही पास, तो ऑब्वियस बात है नहीं भी पढ़ाऊंगा ना फिर भी रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी में से किसी ना किसी का रिजल्ट होगा ना, उसी में से किसी ना किसी का होगा। तो वो चीज है। तो कम बच्चे रहते हैं तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, और ऑब्वियस बात है ज्यादा भी रहेंगे तो और ज्यादा मेहनत होगा, क्योंकि और थोड़ा एनर्जी मिलता है ना, बच्चे डाउट पूछते हैं, ये वो हावी जावी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आइए मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। तो आप एक बार ये मैंने बतला दिया कि आप ये थोड़ा बहुत रफली आप कंपेयर कर सकते हैं। तो बात है आपका, पहले नोटेशन अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है ना। अब बात है क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें ये ना 2022 की तरफ पेपर है, 2022 माने ये PDF फाइल की कह रहा हूँ, वहां भी ना लिखने का ऑप्शन नहीं आता है, माने आप लिख नहीं सकते हो, प्राइवेसी लगा हुआ है, तो ये स्लाइड बार बार थोड़ा इससे दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि इतना बिया सीक्वेंसेज गिवन बाई an इक्वल टू bn इक्वल टू इतना, तो इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है ना। तो ये तो देखो, तो ये तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, देखो मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में इसको बतला रखा है कि ये बॉक्स का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, GIF है, ठीक है ना। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी कीजिएगा तो यह इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि अनबाउंडेड फंक्शन है ना, इन्फिनिटी के लिए यह इन्फिनिटी पर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ, ये तो डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट नहीं रहा। अब बात आती है bn की, तो जब आप यहाँ पे ये
ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट कर दीजिएगा ये, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n स्क्वायर अपॉन में n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यह फ्रैक्शनल पार्ट है, यह 0 से 1 के बीच में लाई करता है, माने x कुछ भी हो हमेशा यह 0 से 1 के ही बीच में होगा, तो यह इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना, ये भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो यहां से हमें नहीं पता चल रहा है, हमें इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और ऐसा क्वेश्चन ISI ने भी पूछ रखा है, NBHM ने भी शायद पूछ रखा है, और एक हमने भी नया क्वेश्चन इस पर बना रखा था टेस्ट में। यानी इस टाइप से 3 क्वेश्चन मार्केट में है, एक ISI ने पूछ रखा है, एक NBHM ने शायद पूछ रखा है, और एक हमने नया क्वेश्चन इस पर सेट कर रखा था। तो 3 क्वेश्चन ऐसे मार्केट में है, ठीक है ना। तो और वो तीनों क्वेश्चंस बच्चे ने हमारे किया था, फिर भी पता नहीं कितनों ने सही किया है कितनों ने गलत किया है, तो खैर वो तो बात का मुद्दा है। अब आते हैं यहाँ पर, जो बात गई सो बात गई है, तो यहाँ से क्या हो गया, जो बीत गई सो बात गई, वही है ना जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे दिमाग में जो वो वाले क्वेश्चन थे जो हमने NBHM का किया है, ISI का किया है, या जो मैं एक नया क्वेश्चन सेट किया था, वो सैंडविच थ्योरम के बेसिस पर हमने सेट किया था, कि वहां पर सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट लगा करके सॉल्व करना था। यहां पर सैंडविच थ्योरम सोचना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, सैंडविच थ्योरम सोचना मुश्किल है। यहाँ पर एक हम और काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब, ये प्रॉपर्टीज होता है कि x प्लस इंटीजर रहता है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो सिंपली ये हो जाता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये पीरियोडिक है, जिसका पीरियड क्या है, इंटीजर, जिसका पीरियड इंटीजर है। तो इसको भी हम इस फॉर्म पर सेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि n नेचुरल नंबर है ना, सीक्वेंस है तो n नेचुरल नंबर ही है, तो इसमें हम प्लस माइनस 1 कर देते हैं, -1 प्लस 1 कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1। देखिए ये आपका इंटीजर हो गया ना, नेचुरल नंबर भी इंटीजर ही है एक तरीके से, तो यहां से क्या हो जाएगा, n प्लस 1। और ये 0 से 1 के बीच में है ना, जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो सिंपली बाहर आ जाता है, तो ये सिंपली बाहर आ जाता है। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये कहां चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। तो bn क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, यानी an डाइवर्जेंट है और bn आपका कन्वर्जेंट है, तो ये हो गया। तो थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था, मैंने सोचना था, समय देना था। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम में आपसे 100% क्लिक हो ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कोशिश करने से रास्ता निकाला जा सकता है। और ऑब्वियस बात है, आप कॉलेज सैंडविच थ्योरम से किए है, तो हमारा दिमाग भी सैंडविच थ्योरम की सैंडविच थ्योरम की तरफ एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, लेकिन ट्राई करने के बाद पता चलेगा नहीं ये तो सैंडविच थ्योरम से सेट नहीं हो रहा, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, हमें कुछ और सोचना चाहिए, और थोड़ा रास्ता बदलने की जरूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ABCB रियल नंबर है विथ B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। डिफाइन द मैट्रिक्स। देखिए जाते समय में आपको बार बार बोला था, जो भी मेरे पास स्टूडेंट थे उनको मैं बार बार ये समझा करके भेजा था कि जब भी पैरामीटर है, जब भी पैरामीटर आ जाए उसको रियल नंबर से रिप्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और जितना आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ज्यादातर केस में 0, 1 की वैल्यू ही हम पिक करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब 0, 1 पर रेस्ट्रिक्शन है तो कुछ और पिक करेंगे, तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस रेस्ट्रिक्शन है कि B C के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, A की वैल्यू 0 पुट कर दो, A इक्वल टू B हो सकता है, और C की वैल्यू 1 पुट कर दो, और इसके लिए आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब आप कीजिएगा तो कितना आएगा, इससे क्या होगा कि जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है ना, इससे आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऑप्शन टिक कर, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी पैरामीटर नहीं है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज पूछा है, तो यहां से आपसे इजीली। अब इसका आइगन वैल्यू निकाल लीजिए,
जब आप इसका वो कीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, -x3, ठीक है, ये 0 प्लस -1, ठीक है ना जी, एक मिनट, हाँ 1 हो जाएगा, -x3 ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, हाँ चलो अब सही, इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ m दैट आर रियल, ये रियल की बात कर रहा है। वैसे टोटल कैरेक्टरिस्टिक रूट 3 है, लेकिन रियल क्या है, ओनली 1 है, 1 एक ही है, ओनली 1। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, देखते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कोई क्वेश्चन नया नहीं था, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस डीपीपी में था, एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर के बेस पर क्वेश्चन है, जेई मेन का या जेई एडवांस का, इस टाइप से एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना, एकदम डिटो ऐसा ही पूछ रखा है, शायद वो 2021 को आएगा, मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन मैं देखा हूँ और उसके क्वेश्चंस मैं डीपीपी में भी डाल रखा था, ठीक है ना, टेस्ट में भी एक जगह 2 जगह पूछ रखा हूँ, कई मैं प्रीवियस ईयर का भी हम अलग से टेस्ट लेते हैं ना, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन मेंशन रहता है। तो खैर चलो, बाकी काफी बच्चों ने इसको कर भी दिया था, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था ना, एफ बी कंटिन्यूअस, ऊपर वाला भी क्वेश्चन मैंने सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन करने लायक था, थर्ड नंबर मैंने ऐसा नहीं था कि आप देख करके टिक कर देते, सेकेंड नंबर को पेन चलाना ही था। फर्स्ट नंबर में क्या था कि हो सकता है कि आप पेन चलाए, लुभा रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा, तो मैक्सिमम चांस है कि 2-3 मिनट देने के बाद आप तुक्का ही मार के निकलोगे, क्योंकि आप रिस्क वो याद आएगा नहीं, ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा, मैक्सिमम बच्चों का यही हुआ है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों ने यही गलती किया है। तो यहाँ पर एफ पीरियोडिक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऑड फंक्शन है, आइडेंटिटी नहीं है, सॉरी आइडेंटिकली जीरो नहीं है, तो आपके पास एक ऑड फंक्शन होना चाहिए, तो ऑड फंक्शन आप चूज कर लो ना, साइन एक्स, और ये पीरियोडिक नहीं है, अब इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, जी एक्स क्या हो गया, इवन फंक्शन, पहले तो ऑड होगा नहीं, मीन्स ऑड का इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा, ऑलवेज इवन होगा, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गायब हो गया ना आपका, ये आपका गायब हो गया, तो क्या हो गया, मीन्स जी ऑफ एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो देखो एफ ऑफ जीरो जो होगा ना हमेशा जीरो होगा, जब फंक्शन ऑड फंक्शन होता है ना, तो एफ ऑफ जीरो ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है ना, तो ये हो गया, तो यहां से क्या हो गया, जी एक्स आपका इवन फंक्शन हो गया, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये, और साथ में क्या है, पीरियोडिक भी फंक्शन है, तो देख लो कौन सा है, ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, जी सी डी होगा, ऑप्शन डी इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि सपोज इतना भी आईआईडी बाइनोमियल है, ठीक है, यानी बाइनोमियल 1,0 यानी बर्नौली आप कह सकते हैं एक तरीके से, रैंडम वेरिएबल डिफाइन x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, ये डिफाइन किया, देन द वैल्यू ऑफ दे, देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, आधा लड़का तो इससे भी डर गया होगा नोटेशन से कि ये किस टाइप का नोटेशन दे दी, मैक्सिमम ये +2 का है ना, आपने डॉट प्रोडक्ट किया था वेक्टर अलजेब्रा में +2 में, वही चीजें है ना, तो आप डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, Z1 Z65 प्लस Z2 Z66 प्लस डॉट डॉट प्लस Z64 Z128 कर दो, ये इसका वेरिएंस निकालो, तब हम इसका देखो ये सब आईआईडी है, ये इससे तो प्रोडक्ट का निकालना इजी है, ठीक है निकाल लेंगे, मतलब जो भी है देखो ये सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट हो गया, और चूंकि Z1 J ये सभी के सभी आईआईडी है, ये सभी के सभी आईआईडी हो जाएगा, इसको ना V1 कह दो, इसको V2 कह दो, इसको V64 कह दो, ये सभी के सभी क्या हो गया, आईआईडी हो गया,
आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट होगा। अब v का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब हमें ये निकालना है। तो v1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x z1 और z2 की वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 ही होगा ना। तो जब ये 0 होगा तो 0 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 के लिए दोनों 0 हो जाए, तो दोनों 0, तो चूंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट हो जाएगा ना, तो 1/4, एक 0 हो जाए एक 1 हो जाए फिर भी 1/4, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2, फिर एक 0, फिर जैसे z1 0 तो z2 1, z1 0 तो z2 1, z1 1 तो z2 0, तो यहां से 1/4, ये क्या हो गया 3/4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ v1 इक्वल टू 1, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का दोनों 1 हो जाए तो, यानी ये भी बर्नौली फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बर्नौली 1/4 फॉलो कर रहा है। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा इसका, और तो ये भी बर्नौली, सभी के सभी बर्नौली या बाइनोमियल कह लो, सभी के सभी बाइनोमियल। तो जब सबके सब बाइनोमियल हो गया तो सबका सम भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट है ना, तो बाइनोमियल ही होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64 है टोटल। तो n इंटू p इंटू q कितना हो गया 12, ऑप्शन सी इसका, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सोचना था, मीन्स नोटेशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये बच्चों को काफी लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है। देखो ये क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू जैसे 0 है, ठीक है ना। ये क्या हो क्या कि अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ना, जब दोनों का दोनों 0 हो जाएगा, या एक 1 दूसरा 0 हो जाएगा तब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, या x 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा ना। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 1/2 तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जब 1 होगा तो 1 में एक ही केस होगा ना, जब x भी 1 हो जाए और y भी 1 हो जाए, क्योंकि x और y दोनों क्या है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। x और y के पास केवल दो ही वैल्यू है, 0 और 1, दो ही वैल्यू, ठीक है ना, दोनों में से ही कोई एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया, ये आपका बर्नौली फॉलो कर गया ना, बर्नौली 1,1/4 फॉलो कर गया, और वहां से बर्नौली का सम बाइनोमियल, ठीक, या दोनों सबके सब इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस भी सेपरेट हो जाएगा। आप ये भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यदि नहीं याद आ रहा है कि बाइनोमियल का सम क्या आता है, बाई चांस क्लिक नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, सबका अलग अलग कर दो। इंडिपेंडेंट है ना, तो वेरिएंस ऑफ समथिंग प्लस वेरिएंस ऑफ समथिंग, यानी वेरिएंस ऑफ v1 प्लस वेरिएंस ऑफ v2 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आप करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका टेस्टिंग का क्वेश्चन है। तो टेस्टिंग का क्वेश्चन अभिनव आपको करा देंगे, ठीक है ना, टेस्टिंग वही पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर करा देंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, ये टेस्टिंग का क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी क्वेश्चन था, ये तो डायरेक्ट, ये काफी लोगों के प्रैक्टिस सेट या क्लास डिस्कशन से भी ये क्वेश्चन टकराया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा, सिंपली समेशन कर देना था, मैंने डिफिनेशन लगा देना था, -1 टू द पावर x x e का पावर माइनस लेमडा लेमडा टू द पावर x अपन x का फैक्टोरियल x इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये हो गया, ठीक है। ये इसका पीडीएफ है, पीएमएफ है ये, सॉरी ये पीएमएफ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जब आप पहले तो इसको कैंसिल कर लो, x फैक्टोरियल को x इंटू x माइनस 1 का आप फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ से x इक्वल टू 0 से इंफिनिटी -1 टू द पावर x e का पावर माइनस लेमडा लेमडा टू द पावर x अपन x माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको आप ना 1 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव का फैक्टोरियल हो जा रहा है ना, तो निगेटिव का फैक्टोरियल क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है माने, तो ये 1 अपन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इसको आप 1 से स्टार्ट कर दो और e का पावर माइनस लेमडा को बाहर कर, तो ये हो जाएगा आपका लेमडा टू द पावर x x माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से काम करो, लेमडा को भी बाहर करो, ठीक है ना। और जब आप इसको एक्सपैंड कीजिएगा ना, जब आप इसको पुटिंग पार्टिंग कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 1 पुट कीजिएगा तो माइनस
1, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस लेमडा अपॉन 1 का फैक्टोरियल माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और जब आप देखोगे तो ये e के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन की तरह दिखेगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल पर डॉट डॉट डॉट। माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस लेमडा e का पावर माइनस माइनस 2 लेमडा। ऑप्शन इसका ए सही है। तो ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। यार आईआईटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना तो रहेगा नहीं ना, ऐसा थोड़े कि देखो और टिक करो कर दोगे, थोड़ा तो आपको पेन चलाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसा केस था, हर एक के साथ नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि इतना भी सीक्वेंस ऑफ यानी बाइनोमियल है, बाइनोमियल को बड़ी अटैक किया है नहीं 2025 में। फिर देखते हैं, पैरामीटर है अननोन है, ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है बेस्ड ऑन इतना। तो बाइनोमियल के केस में ना मैक्सिमम लोगों को ना इसका वो याद होगा, क्या कहलाता है, एमिली याद होगा। बेसिक ही दिया है क्योंकि स्टैंडर्ड्स दिया ना यहाँ पर, एमिली ऑफ बाइनोमियल या बर्नौली जो भी कह लो, इसका लोगों को एमिली याद होगा। फिर भी जिनको याद नहीं है ना वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा, p टू द पावर एक सबका प्रोडक्ट कर दोगे ना, मैं ऐड कर दे रहा हूँ सीधे, समेशन वाई आई 1 माइनस पी का पावर n माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे n माइनस समेशन वाई आई आ जाएगा, ठीक है। जब आप एल एन ले लीजिएगा, यहाँ पर लॉग ले लीजिएगा, ये आसान हो जाएगा, समेशन वाई आई एल एन पी प्लस 1 माइनस एन माइनस समेशन वाई आई एल एन 1 माइनस पी। अब आप इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जब जीरो करके इसको सॉल्व कीजिएगा इक्वल टू जीरो करके, तो p कैप इक्वल टू वाई बार आएगा, यानी समेशन वाई आई 1 से n आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे भी याद था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं इस पर, स्टेटमेंट 1, यानी p कैप को हम y बार से रिप्लेस कर दे रहे, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा, y बार p अपॉन स्क्वायर रूट p1 माइनस p अपॉन में n। देखो तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, सेंट्रल लिमिट यही था ना कि x बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपॉन में अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, ये कहाँ जाता है, नॉर्मल 0,1 पर जाता है, ठीक है ना। अंडर वेरिएंस ऑफ x अपॉन में यहाँ पे n हो जाएगा n, ये कहाँ पर जाएगा, ये आपका जाएगा नॉर्मल 0,1 पर। तो देखो तो यही हो रहा है ना, वेरिएंस इसका क्या है, वेरिएंस ऑफ x, इसका वेरिएंस x का, यानी समेशन का नहीं, सिंपली y का वेरिएंस या y1 का वेरिएंस क्या हो जाएगा, p इंटू 1 माइनस आपका p हो जाएगा, स्क्वायर ये हो गया, ये नॉर्मल, ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 की बारी आती है। तो स्टेटमेंट 2 में टाइप्स है ना, एक हमने क्वेश्चन पूछ रखा है टेस्ट में, यानी वो कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन सेम कंसेप्ट वहां भी था, एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट। तो उसमें क्या था कि जो ऊपर में देखो, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, एक थ्योरम है, थ्योरम का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। ये टेस्ट में 100% क्वेश्चन है इस टाइप का, इस सेम कंसेप्ट का 100% क्वेश्चन है, और वही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पे वो कौन सा कंसेप्ट लगेगा कि इसको हम, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, इसको कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, ऊपर वाले को कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, यानी हम नीचे वाले को कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी करते हैं। तो जब आप कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी कीजिएगा ना, तो बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर वाई बार कहाँ ज्यादा जाएगा, पी के तरफ चला जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 की तरफ चला जाएगा ना, ये वीक लॉ ऑफ लार्ज, यहाँ पर यानी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि y बार है, सैंपल मीन है, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से क्या हो जाएगा, ये p कैप अपॉन p इंटू 1 माइनस p अपॉन में n हो जाएगा, डी तो यही हो गया। तो ये भी क्या हो गया, आपका स्टेटमेंट 2 हो गया। ये एक थ्योरम है, यह थ्योरम है कि डिनोमिनेटर में जब भी ऐसा रहेगा, हम उसको उस पर
कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। उस पर हम पहले कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का केस लगा करके सेंट्रल लिमिट थ्योरम की तरफ उसको यानी कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चूंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम पर ये चीजें फिटिंग फाटिंग हो रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल 0,1 पर चला जाएगा। एक्चुअली ये हमने क्वेश्चन को भले दे दिया था, लेकिन इसको मीन आउट ऑफ हम सिलेबस भी बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन आईआईटी जैन में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ दिए। वैसे उस टेस्ट में हमने क्वेश्चन हटाया नहीं था, वैसे ही था, तो उसका सॉल्यूशन भी था, ठीक है ना। फिर भी हम बोलते थे कि ऐसा नहीं, तो वैसी चीजें दिमाग में सेट हो जाना चाहिए ना। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसी समय सेट हो जाना चाहिए ना भाई। 60 क्वेश्चन या पूरे टेस्ट में एक ये क्वेश्चन सर ने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, क्योंकि वो यूनिक क्वेश्चन है, तो वो तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और वो उस कंसेप्ट का क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं छूटना चाहिए। तो भले हम आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचे थे, मैं आपको बोला था कि मीन हम आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचते हैं, यानी हमारे टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ बॉक्स है, यानी वो आईआईटी की तरह है। सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेश है, ऐसा नहीं कि जैसा आईआईटी पूछ रहा है एकदम तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, नहीं। हम आउट ऑफ बॉक्स भी जाकर के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जैसे 2023 में पेपर आ गया, 2025 का पेपर आ गया, इस टाइप। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी बोथ स्टेटमेंट क्या हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये टेस्टिंग का क्वेश्चन है, अभिनव करा देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये नॉर्मल है, तो ठीक है जी, नॉर्मल है, अच्छी बात है। 36 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि वो हो जाएगा, क्या कहलाता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नहीं जी, काई स्क्वायर 1 में चला जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। एक काम करता हूँ ना, मैं डबल इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, ये सब गोली मारो, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो ज्वाइंट पीडीएफ लिख लेंगे। तो ज्वाइंट पीडीएफ क्या हो जाएगा, बाद में हम देख लेंगे। तो आपका ज्वाइंट पीडीएफ हो जाएगा, आपका ज्वाइंट पीडीएफ हो जाएगा, ज्वाइंट पीडीएफ हो जाएगा काई स्क्वायर 2। मुझे लग रहा है कि ये सिंपल ही हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पर 36 से डिवाइड कर दो ताकि ये चीजें सेट हो जाए। ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर अपन 9 लेस देन 1/6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये काई स्क्वायर 1 में x से ही रिप्लेस कर, इसको x1 मान लो, ठीक है, चलो u मान लो, ये u हो गया और ये v हो गया, दोनों काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1 हो गया, और दोनों का सम क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, ये क्या हो गया, काई स्क्वायर 2 हो गया, जेड काई स्क्वायर 2 हो गया ना, आपका जेड काई स्क्वायर 2 हो गया। काई स्क्वायर 2 क्या होता है, काई स्क्वायर 2 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 1/2 की तरह होगा ना, एक्सपोनेंशियल 1/2। तो इसका पीडीएफ क्या हो जाएगा, जेड का 1/2 ई का पावर माइनस x/2 हो गया, ये z/2, यानी यहाँ पर कंसेप्ट था, ऐसा नहीं क्वेश्चन मुश्किल था, देखो हो गया। मैं डबल इंटीग्रेशन सोच करके बैठा था, ये तो इजीली हो गया। तो अब आप इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के 1/6 1/2 ई का पावर माइनस z/2 डी। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/e का पावर माइनस 1/12 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर टेक्निकली अप्रोच करना था, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन था, वहां से भी आप चीजों को सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। देखिए जो सिलेबस में मेंशन है ना, वो नॉर्मल और काई स्क्वायर का ज्यादा मेंशन है, ठीक है ना, माने नॉर्मल और काई स्क्वायर ही सिलेबस में मेंशन है, लेकिन ये एक इन जनरल पीडीएफ दे दिया। तो जब आप वहां पर सोचिएगा, वहां पर जाकर के, तो आप एक्चुअल में करते क्या थे, आप एक बार सोचिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल आप एक्चुअल करते क्या थे, वही डिफिनीशन यहाँ पर अप्लाई करना, वही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो जब आप ध्यान से देखिएगा तो आप वहां पर पहले जो भी दिया रहता था ना, नॉर्मल काई एक्सपोनेंशियल जो भी दिया रहता था, आप पहले उसको आप इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बनाते थे, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके, तब जाकर के आप उसको ऑपरेशन वगैरह अप्लाई करते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है।
आपको पहले इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बनाना, इस चीज को, इसको इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बनाना होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर कब बनेगा, देखो तो यदि मैं इसमें थीटा से डिवाइड कर दूं, यदि इसको मैं थीटा से डिवाइड कर दूं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बन रहा है नहीं। यदि मैं थीटा से यानी एक्स बाई, हमें थीटा का क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एक्स बाई थीटा का हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। एक्स बाई थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और भी कुछ इसके अलावा हम सोच सकते हैं, नहीं, थीटा माइनस एक्स तो सोच नहीं सकते हैं ना, तो एक्स बाई थीटा का ही डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स बाई यदि आप थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकालिएगा तो एक्स की जगह पर वो थीटा एक्स, थीटा थीटा कैंसल, हाँ हो तो रहा है नहीं, तो हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स बाई थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जब आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालिएगा तो आइए चेक करते हैं क्या होता है। y इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा y हो जाएगा ना। तो पीडीएफ क्या होता है, बाई ट्रांसफॉर्मेशन, बाई ट्रांसफॉर्मेशन ये आप सिंपली भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंपली भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका जैकोबियन में लगा देता हूँ। तो जब आप देखो जैकोबियन भी ना सिंपल चीजों में बड़ी कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, और ऊपर से एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप बिल्कुल डिफिनीशन को पकड़ो कि आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, आप उस रूट को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा, मैं जैकोबियन अप्लाई करूंगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या होता है, पीडीएफ ऑफ वाई, यहाँ से हो जाएगा आपका एफ एक्स, एफ एक्स, यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हम एक्स पुट करते हैं ना वाई के टर्म में, ठीक है ना, एक्स क्या हो गया, थीटा टाइम्स वाई हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप यहाँ पर पुट कीजिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका थीटा वाई, तो यहाँ से आप पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स थीटा माइनस थीटा वाई अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस वाई हो जाएगा। कब, जब वाई 0 से लेकर के 1 तक रहेगा। तो देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आ गया ना, ये मैं कैसे सोचा, ये आपको खुद से सोचना होगा कि अच्छा मैं थीटा से डिवाइड दे रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर हो रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ अब एक्स बाई थीटा का पीडीएफ निकालना है, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन को बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं हो रहा है ना, हाँ वैसे बीटा हो रहा है, ठीक है ना, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया ना एक तरीके से, और सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, सिलेबस में क्लियर कट लिखा है कि नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल का आपको पढ़ना है, सॉरी नॉर्मल और काई स्क्वायर वगैरह उसका पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया, तो आपको अब सोचना होगा कि एक्चुअल में आप वहां क्या करते थे। तो ये कहाँ से क्वेश्चन से राइज किया, मेन डिफिनीशन पर अटैक किया, इसको कहते हैं डिफिनीशन पर अटैक करना। और जब डिफिनीशन पर अटैक किया है ना, देखो सिंपल क्वेश्चन दिया, यानी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल नहीं दिया है, सिर्फ सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया है ताकि आप डिफिनीशन को अप्लाई कर सकें। तो एक्चुअल में आप करते क्या था, एक्चुअल होता नहीं है कि जब हम करने लगते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में करते क्या, एक्चुअल में वहां हो क्या रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बना रहे हैं, फिर जाकर के हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी है। तो यहाँ भी वो सेम काम करना है, यहाँ से क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ना C1 से लेकर के वाई C2 लेस देन C2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 0 और 1, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2 और ये 1 माइनस अल्फा। अब आपको क्या चाहिए, C1 C2 चाहिए, तो अब C1 C2 निकाल लीजिए, आपके लिए आसान है। तो 0 से, यानी इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 से y लेस देन C1, देखो अब सब डिफिनीशन अप्लाई करना पड़ रहा है, सब कुछ डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो 0 से C1 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स डी एक्स या डी वाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 ना, तो ये हो जाएगा
2 टाइम्स C1 माइनस C1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू अल्फा बाई 2। जीरो के लिए तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 कैंसल, ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर माइनस 2C1, सही है ना। और ये 2 कैंसल, सॉरी ये यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर लेते आया, सॉरी सही तो है, 2C1 और प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ से C1 कितना हो जाएगा बताइए, C1 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 अल्फा बाई 2, ठीक है, अपॉन में 2 कॉमन होकर के बाहर हो जाएगा। और देखो ये निगेटिव नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये जो भी होगा देखो ना, जीरो से लेकर ये इधर है, 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। ये 1 माइनस हो जाएगा और ये जगह 1 माइनस 1 बाई अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये वो प्लस वाला में छोड़ दिया, क्यों प्लस वाला छोड़ दिया, क्योंकि C1 की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 1 से कम ही होगा ना। C1 की वैल्यू 1 से कम होगा, ये C1 निकल गया। एक्चुअल में वहां भी आप क्या करते थे, C1 C2 ही निकालते थे, लेकिन वहां स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, काई स्क्वायर नॉर्मल ये सब होता था, तो आप डायरेक्ट यूज करते थे। और डायरेक्ट यूज करने के चक्कर में क्या हुआ होगा, लंबे समय तक डायरेक्ट यूज करने में कि हम बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। ये अक्सर हर किसी के साथ होता है, मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन वो कैसे अप्लाई करना था, बिल्कुल बिल्कुल डिफिनेशन से ही क्वेश्चन को अप्लाई करना था। तो C1 निकल गया, सिंपली C2 निकालो, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर C2 निकालेंगे। तो C2 कैसे, तो वही जीरो से लेकर के कहां तक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 है ना, तो इसको आप C2 निकालो। तो C2 को आप कैसे निकालोगे, अल्फा बाई 2 के ही टर्म में निकाल रहा है ना, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, वही डिफिनीशन ही अप्लाई करना है C2। तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 है, ये ध्यान देना, 1 माइनस अल्फा बाई 2 है, यहाँ से सही जा रहा हो ना, हाँ अल्फा बाई 2, हाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2 है। अब आप इसको भी इंटीग्रेट कर लो तो C2 निकल जाएगा, 0 से C2। तो यहाँ पर मैं निकाल रखा हूँ, तो 2 बार काम क्यों करना है, इसी को लिख दो 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2, यानी 1 माइनस आ जाएगा। तो 1 माइनस कट करके स्क्वायर, यानी C2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट अल्फा बाई 2। प्लस वाला यहाँ भी नहीं होगा, प्लस वाला यहाँ भी नहीं होगा। अब ये से या आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सेम प्रोसेस इंटीग्रेट करना, मुझे दिख गया, तो मैं 2 बार काम क्यों करूँ एग्जामिनेशन में, फायदा तो मिलना चाहिए ना भाई, इतना तो आपके पास टेक्निकल अप्रोच होना चाहिए। ये हो गया, तो C1 C2 हमारा निकल गया, तो C1 C2 तो निकालना था, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 निकल गया, C1 ये 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अल्फा बाई 2 y बाई थीटा, यानी x बाई थीटा लेस देन y की जगह पर x बाई थीटा पुट कर दिया, 1 माइनस अल्फा, x पॉजिटिव है, थीटा भी पॉजिटिव है, तो रिप्लेस वगैरह कर दो। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। या रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको मैं इधर कर दिया 1 माइनस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर रूट, और x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, और x बाई अंडर रूट 1 माइनस अल्फा बाई 2 कर दो। हाँ हो गया, ऑप्शन ए मैच हो गया। समय लग रहा है नो डाउट, ठीक है ना, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी इतना समय लग रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे वहां पर, ठीक है ना, यदि, लेकिन ये है ना कि बाकी दूसरा भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना, क्वेश्चन ये भी है, तो वहां थोड़ा जज करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि वहां मैं रूम पर माने एग्जाम के बाहर क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एफ इतना गिवन बाय, माने मेन कंसेप्ट था ना, कंसेप्ट क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बनाते थे हम, पहले डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर बनाते थे, फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। जैसे अनबायस्ड एस्टिमेटर में आप जनरली क्या करते थे, आपको ध्यान होगा कि अनबायस्ड एस्टिमेटर में भी हम पहले इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर्स वगैरह बनाते थे, तब जाकर के उसका अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना हमारे लिए आसान होता था, या इंटीग्रेशन करना या जो भी है उससे क्या कहलाता है आपका
पावर सीरीज से करना, मेनली इंटीग्रेशन के केस में ज्यादा आसान होता था, नॉर्मल काई स्क्वायर वगैरह, क्योंकि वहां से चीजें दिखती थी कि हाँ भाई इतना कर दिया, डिवाइड करेंगे तो थीटा उधर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा उधर डिवाइड, तो हाँ क्या करना है, किस टाइप से निकालना, वैसे हम दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बना करके, बेसिक स्ट्रक्चर बना करके चीजों को कर लेते थे। तो ये मेन चीज होता है, यानी नहीं होता है जहां से आपने पढ़ना स्टार्ट किया वहां पर इसने अटैक किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 एफ इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर क्वेश्चन कई बार आया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल लिमिट मेरा भी दिमाग भाई ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास दो है। एक काम करता हूं मैं ग्राफ का यूज करता हूँ, पाई कॉस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, इसको दो अलग अलग, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ हमारे लिए प्लॉट करना इजी है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये तो पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये पाई होगा और ये माइनस पाई होगा, ये ध्यान देना ये माइनस पाई होगा। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, अब देखो ऐसे जाने का मतलब ऐसे भी जा सकता है, तो ऐसे आपने प्लॉट कर दिया तो एक ही रूप मिलेगा। अब क्वेश्चन ये कि अब ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि y इक्वल टू माइनस ए, यानी इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसे आकर के ये ऐसे जाएगा, अब ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन ये है ना कि चलो आपको आंसर पता है तो आपने ये पटाख से प्लॉट कर दिया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब हम पहली बार क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो हम इस ग्राफ को ऐसे कैसे प्लॉट करेंगे। एक बार मैं फिर से प्लॉट कर देता हूँ अच्छे से ताकि क्लियर हो, क्योंकि अब आंसर हमें पता हो गया ना कि ऑप्शन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने तो इस चीज को कर दिया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे गेस करेंगे ना कि ग्राफ आपका ऐसे ही जाएगा, ग्राफ आपका ऐसे ही जाएगा, ऐसे क्यों नहीं जाएगा, माने जरूरी है ऐसे भी तो जा सकता है ना। ऐसे भी तो जा सकता है ना, तो ऐसे कितने को वन रूट दिखा है, जो ऐसे प्लॉट किया उसको 3 रूट दिखा। तो अब ये हम कैसे जज करेंगे, देखो ये पाई पर वैल्यू क्या देगा, माइनस पाई देगा, पाई पर वैल्यू क्या देगा, माइनस पाई देगा। तो देखो तो ये पाई पर पाई हो गया, ये पाई पर क्या हो गया, माइनस पाई हो गया ना, ये पाई पर माइनस पाई हो गया, तो पाई पर माइनस पाई एक्चुअल में कहाँ आएगा, पाई पर यदि देखा जाए तो ये आपका ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा ये y इक्वल टू माइनस पाई पर, सॉरी x की वैल्यू पाई रखिएगा, y क्या देगा, माइनस पाई देगा, ये माइनस पाई पर पाई दे रहा है। देखो इसको टच ऐसे कट नहीं करेगा, देखो कंफ्यूजन कर रहा है ना, ऐसे कट नहीं करेगा, अभी भी ग्राफ प्लॉट हुआ है, एक मिनट, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे कट करते हुए ना, ऐसे कट करते हुए यानी इस टाइप से नहीं होगा, इस टाइप से नहीं होगा, ये इस टाइप से ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि पाई पर ये दे रहा, पाई दे रहा, यानी इस ग्राफ को तो कट कर रहा है ना, और ये ग्राफ ऐसे कर्व होकर गया है, ऐसे नहीं कि टच करके निकल रहा है, ऐसे लाइन नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे कट करते हुए, यानी कहने का मतलब कि ग्राफ ऐसे होगा पास, ग्राफ इस टाइप से पास होगा, ये पाई पर माइनस पाई, तो नंबर ऑफ रूट कितना मिल गया, 3, तो यानी वैल्यू भी पुट करके आप चेक कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन को करना। दूसरा था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, दूसरा क्या आपके लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, पाई है, एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ पाई बाई टू ना, माइनस पाई बाई टू ना, एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई टू की वैल्यू देखो, माइनस पाई बाई टू की वैल्यू है आपका माइनस पाई बाई टू, तो एक रूट जीरो और माइनस पाई बाई टू के बीच में मिल गया, दोनों का कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एक ये, अब यहाँ पर चेक करना है ना, तो ये आपको दो बार यहाँ पर दो मिल रहा है ना, तो ये बार बार अप्लाई करना होगा, एक जीरो से, माने शक हो रहा है, ग्राफ से ही पता चला है
हाँ भाई, एक जीरो से पाई के बीच में मुझे मिल रहा है और जीरो से पाई के बीच में देख ले, तो जीरो से पाई के बीच में देखिएगा तो यहाँ पर एफ ऑफ पाई क्या हो जा रहा है, एफ ऑफ पाई जीरो हो जा रहा है, एक तो पाई ही मिल गया, एक रूट पाई मिल गया, ठीक है ना, एक और देखना है, ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो पाई है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर निगेटिव चाहिए ना, हमें यहाँ पर निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ एक काम करते हैं ना, पाई पाई बाई टू। तो देखो ये सर्च करना मुश्किल हो रहा है ना, ग्राफ वाला थोड़ा सा आसान हो रहा था नहीं। तो एफ ऑफ पाई, तो पाई पर जीरो हो गया, तो पाई पर तो एक जीरो हो गया, तो पाई तो रखने से फायदा है नहीं, पाई से जस्ट पहले आएंगे, ये हो जाएगा 1 के करीब, तो पाई बाई टू। ऐसे थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाएगा, वैल्यू पिक करना, तो सबसे अच्छा क्या है, ग्राफिकल मेथड ना। तो ग्राफिकल मेथड से क्या आ गया, नंबर ऑफ रूट 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, तो क्वेश्चन वन लाइनर का है, तो देखो लॉजिक को आप ब्रेक कर पा रहे तो करो, नहीं तो स्किप कर दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है ना। तो फेयर डाई थ्रो 3 टाइम्स independently the probability that 4 is maximum value that appear among the 3 among the these throw is equal to। ये क्वेश्चन जेई एडवांस से जेई मेन का, और सेम क्वेश्चन हमने भी टेस्ट में पूछ रखा है, ठीक है ना, मिनिमम या मैक्सिमम करके हमने पूछ रखा है। ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, मैं भी वहीं तक कॉपी ही टेस्ट किया था बेसिक प्रोबेबिलिटी का। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन आप देखना, जेई एडवांस में आपको 100% मिल जाए, भले 4 के बदले 3 हो, 1 हो, 2 हो, इसकी बात अलग है, लेकिन उसी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, 4 है, द प्रोबेबिलिटी दैट 4 इज द मैक्सिमम, माने 4 मैक्सिमम होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नहीं है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, यदि आप रैंडम वेरिएबल से करोगे तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यदि आप रैंडम वेरिएबल से जा रहे हो तो आओ रैंडम वेरिएबल से ही देखते हैं क्या केस केस कैसा बनता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 4 हो गया, तो यदि मैक्सिमम 4 हो गया तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम 4 के केस में, इक्वालिटी के केस में हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कि यदि x जो है कोई एक 4 है, कोई एक 4 है, तो बाकी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4, और z क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4, तो ही ना मिलेगा मैक्सिमम 4। एक कोई 4 होना चाहिए, एक कोई 4 होना चाहिए, बाकी भी 4 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखना एक भी केस मिस ना हो, एक भी केस मिस हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक केस हो गया, इसके अलावा या एक काम करो ना, 100% सही करते हैं, मैंने थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है, इसलिए मैं श्योरिटी के लिए इसको स्ट्रिक्टली कर दिया, फिर प्लस तीनों को 4 कर दिया, तीनों 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तीन में से एक काम करो, 2 4 हो जाएगा और एक लेस देन ये हो जाएगा, एक ये केस बनेगा और तीसरा केस बनेगा कि तीनों का तीनों 4 हो जाएगा, ये तीसरा केस हो गया। यानी मैं इसको रैंडम वेरिएबल में लेकर के चला गया, आप लॉजिक से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको रैंडम वेरिएबल में लेकर के चला गया, तो ये हो जाएगा एक केस ये होगा, दूसरा केस ये होगा। अब पॉसिबिलिटीज देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये 3 का फैक्टोरियल टाइप से अरेंज होगा ना, देखा जाए ये 3 का फैक्टोरियल होगा ना, क्योंकि यह एक से 4 है, तो ये लेस देन 4, ये भी लेस देन 4, ये कितने तरीके से अरेंज होगा, एक बार ये लेस देन, ये आपका लेस देन 4 होता है तो y इक्वल टू 4 और z लेस देन 4, फिर x लेस देन 4, y लेस देन 4, z इक्वल टू 4, यानी 3 का फैक्टोरियल अपन 2, यानी परमुटेशन लगा दोगे, दो सिमिलर है ना
ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ये कितने तरीके से अरेंज होगा, ये भी 3 तरीके से अरेंज होगा, चेक कर लेना, ये भी 3 तरीके से अरेंज होगा और ये केवल एक ही तरीके से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना इजी है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, तो इसका पावर 3 कर दो, आईआईडी भी होगा 3 इंटू, मेरा दिमाग खराब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 4, ठीक है, और प्लस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पे स्क्वायर कर सकते थे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 का पावर 3, यहाँ पर एक चीज छूटा है, z लेस देन 4 कर दूंगा, ठीक है। अब एक की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ, वो छोड़ दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल अब कंसेप्ट से कंसेप्ट पकड़ में आ गया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक ही 4 है, 1/6, लेस देन 4, तो लेस देन 4 में क्या है 1 2 3 है, तो 3/6, 3 पॉसिबिलिटी है ना, 1 2 3, और यहाँ भी क्या है 3/6 प्लस इंटू 3 कर दो, फिर यहाँ भी कर ही देता हूँ, चलो मैं यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू लेस देन 4 के केस में 3/6, और प्लस यहाँ पे एक ही बार होगा ना 1/6 का पावर 3, तो यहाँ पर ऐड करो, यहाँ पर ऐड करो, तो एक काम करते हैं ना, एलसीएम छोड़ देता हूँ ऐसे ही, 216 हो गया, या 6 का क्यू ही रहने दो, 6 का क्यू कर दो ताकि कैंसिल करना इजी हो, इसको 3 3 29 27 प्लस कितना हो गया 9 प्लस कितना हो गया 1, तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 27 और 36, 37/216, ऐसा ऑप्शन है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, हाँ ऑप्शन हो गया। तो ऐसे आप रैंडम वेरिएबल का यूज करके क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना, तो मैं उसी का यूज करके मैंने क्लिक कर गया, तो मैं वैसे नहीं करता, आप सिंपल लॉजिक से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी, नॉट आता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आइए नॉट ट्रू चेक करना, ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, जो है ऑप्शन से ही लेना देना। आइए चेक करते हैं, ये कर रहा है कि इफ रैंक ऑफ इतना इतना देन रैंक ऑफ इतना इक्वल टू इतना, क्या बात है, ये कर रहा है कि यदि दोनों का रैंक सेम है, यदि रैंक दोनों का सेम है, इन दोनों का रैंक सेम है, तो इसका भी रैंक सेम होगा, ऐसा है, माने नॉट ट्रू बतलाना है। फिर से एक बार चेक कर लेता हूं, नॉट नेसेसरली ट्रू कह रहा है, नेसेसरली कहने का मतलब कि वो कि हमेशा ही वो फॉल्स होना चाहिए, ठीक है ना, नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये ट्रू हो जाएगा, एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है ना, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, नहीं जी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो नॉट नेसेसरली ट्रू, ये तो मुझे ट्रू लग रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका एग्जाम्पल है, इफ रैंक ऑफ इतना इतना देन रैंक ऑफ इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, वैसे ये सोचना आसान नहीं है, भले मैं कर दिया, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन देन इट्स पॉसिबल टू ऑब्टेन अ सिंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल, हाँ ये तो आसान है ना, ये आसान है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो ना, ये हो गया, ठीक है ना, हो गया, रैंक ऑफ ए 3 है, और कोई एक मैट्रिक्स कोई एक इंक्रीज को चेंज कर दो, और चेंज करने से क्या बन जाएगा, कोई भी एक इंक्रीज इसका चेंज कर दो,
क्या ऐसा पॉसिबल है कि चेंज करने से क्या हो जाएगा, सिंगुलर इसको जीरो बनाना हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, देन रैंक ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। ठीक है ना, चलो ऑप्शन सी को बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इफ रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन n, ठीक है, देन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल चेंजिंग n माइनस रैंक ऑफ ए इंक्रीज ऑफ ए। सुटेबल चेंजिंग n माइनस इतना इंक्रीज को चेंज करके क्या बनाना है, नॉन सिंगुलर, तो बन जाएगा ना भाई, ये भी तो ट्रू है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि ये बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल केस है। जैसे कि यही ले लो ना, यही मैट्रिक्स ले लो, इसका रैंक क्या है 2 है, लेस देन n है, तो क्या ये चेंज नहीं हो गया, इसका क्या कर दो 3 - 2 1, तो एक इंक्रीज को चेंज करके 1 बना दो, यानी कुछ भी टू भी बना सकते हो, तो देखो नॉन सिंगुलर हो गया ना, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, मान लो कि चलो ये और ये आप श्योर हो गए, ऑप्शन ए और सी में आपको डाउट हो रहा है, ठीक है ना, ये भी देख लो। ये कहता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, मान लो कि ए भले में बोल दिया कि चलो ये, चलो ए हमारे लिए चेक करना मुश्किल है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू n है, तो देन रैंक ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 होगा। तो देखो, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है ना, ये दोनों का रैंक आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होता है जी, कुछ तो होता है लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होता है, ठीक है ना, ये होता है। और यहाँ पर ग्रेटर दे रखा है ना, तो रैंक ऑफ ए इंटू बी एक हमें पता है लेस देन मिनिमम होता है, और होता है। इसके बाद एक और केस है ना, इफ देन रैंक ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज n/2। एक काम करते हैं ना, इस एग्जाम्पल से कर लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से कर लेते हैं, तो इसको भी एग्जाम्पल से करो, तो यही वाला ले लो ना, यही वाला केस ले लो, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ना, ग्रेटर देन n/2। इफ देन रैंक ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ग्रेटर देन n/2, क्या ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यदि मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसके लिए तो ट्रू हो जाएगा, देन इतना, तो n/2 से ग्रेटर, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, और रैंक ऑफ ए n है, तो ए और सी में डाउट हो रहा है ना, इफ रैंक ऑफ ए टू द पावर 5 रैंक ऑफ ए टू द पावर 6 आपस में इक्वल है, तो ये होगा हमेशा, इसके लिए कोई एग्जाम्पल चाहिए ना हमें, तो दोनों के लिए माने ये दोनों बड़ी क्रिटिकल ऑप्शन हो गया, तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं, इसका आपको हमें रिजल्ट देखना होगा ना, इसका हमें रिजल्ट देखना होगा, वैसे सेटिस्फाई तो कर रहा है ना, और भी कुछ इसके अलावा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा, रैंक के देख लिया जाए, और मैट्रिक्स ऐसा लिया जाए कि काम बन गया, ऐड करने पर 0 हो जाए। एक काम करते हैं, यदि मैं ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, ए को यदि मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में
यदि मैं वो ले लूँ, क्या कहलाता है, मीन्स 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। एन कहा है ना, एन इवन और तो कुछ बोला नहीं, एन को इवन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, तो ए प्लस ए जीरो हो जाएगा, जीरो लेस देन एन बाई। ये तो गलत हो रहा है, अरे इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल मिल गया, इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। अब बात है कि अब इसके लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है काउंटर एग्जाम्पल। अब ये कह रहा है कि इतना और इतना आपस में इक्वल, माने दोनों का रैंक सेम है, इसका भी रैंक सेम है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब एक कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स तो ये नहीं दे रखा है ना, क्वेश्चन में मेंशन है। हाँ, एन क्रॉस एन का ही होगा, ठीक है ना। एन क्रॉस एन का है तो एन तो कुछ भी हो सकता है। तो रैंक ऑफ ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 6 आपस में इक्वल है। तो इतना माने इसको थोड़ा हम कैसे चेक कर सकते हैं? रैंक ऑफ ए टू द पावर 6 को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल हैं? जैसे कि रैंक ऑफ ए टू द पावर 7 लेस देन रैंक ऑफ ए टू द पावर 6 कर दिए, ठीक है ना, मिनिमम। तो ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर 5 में ब्रेक करना है ना। चलो ए टू द पावर 5, ठीक, तो यहाँ पर 5, ठीक है, दोनों का तो आपस में इक्वल ही है ना, रैंक ये हो जाएगा। और इसके बाद ये लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए टू द पावर 7, सॉरी, रैंक ऑफ ए टू द पावर 6 प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन, ये होगा इसके बीच में है नहीं ये। तो ए टू द पावर 7 5, इसको मैं प्रूफ करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, वैसे हो गया मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, माने फिर भी इसका ढूंढना मुश्किल है, तो ऑप्शन सी पर ही रिस्क लेना पड़ेगा ना। तो ए टू द पावर 7 हो जाएगा आपका, और ए टू द पावर 6, और और कुछ रास्ता? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो एक तो ये केस हो रहा है, मिनिमम दोनों का रैंक ऑफ इतना, रैंक ऑफ इतना, एक ये केस है। और दोनों का मिनिमम हम कुछ बतला नहीं सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ ए तो दिया नहीं है ना, इन दोनों के रैंक की बात कर रहे हैं। तो रैंक नलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। माने यहाँ से एक पावर और बढ़ा दे रहा है ना, 6 तक जा रहा है, 5 से 6 से, यदि ऐसा है तो है। अब इसका प्रूफ देखना होगा, ठीक है ना, मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा है कैसे होगा। इसके लिए तो काउंटर एग्जांपल मिल गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो फॉल्स दिख रहा है, लेकिन ये भी तो, माने जब ये फॉल्स हो गया, अरे एक मिनट, जब इसके लिए काउंटर एग्जांपल मिल गया तब यही फॉल्स हुआ ना, मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ, मेरा भी दिमाग खराब, तो यही आपका फॉल्स हो गया ना, इसके लिए काउंटर एग्जांपल मिल गया ना, इसके लिए काउंटर एग्जांपल मिल गया, काम खत्म। चलो इसको प्रूव किया जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 14, तरह की भी सब स्पेस ऑफ R10, ठीक है ना, ये सब स्पेस ऑफ R10 है, ए 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है विथ रियल इंटीज, ठीक है।
लेट इस टाइप से कोई डिफाइन किया है, यानी एक तरीके से ये रेंज है ना, एक तरीके से ये रेंज स्पेस है, ठीक है ना, इसको रेंज स्पेस कहते हैं। ये आपका रेंज स्पेस है, मैंने नोटेशन में डिफाइन कर दिया है, आप उसको रेंज स्पेस के नाम से बोल सकते हैं। इतना को ये बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, देखो फिर से नॉट ट्रू आ गया, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है कि परेशान कर देगा आपको। तो आते हैं ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ये तरह के सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन सिंगुलर, तो दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल सही। जब नॉन सिंगुलर होगा तो रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, रैंक होता है ना। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रैंक ही तो होता है। रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, रेंज स्पेस क्या होता है, रैंक होता है, रैंक ऑफ ए होता है। तो रैंक ऑफ ए कितना होगा, एन हो जाएगा ना पूरा का पूरा, और भी का भी रैंक कितना है, भी का भी रैंक कितना, उतना ही है, माने जितना भी का रैंक होगा उतना ही इसका रैंक होगा, उतना ही इसका रैंक होगा, जितना भी का रैंक, जितना आपका भी का रैंक होगा उतना ही रैंक इतना इसका भी होगा। आपको कोई स्पेस, तो देखो तो भी आप भी सब स्पेस है, देखना भी सब स्पेस ऑफ आर टू द पावर 10 है, तो मान लो कि यही है एक्स वाई, बाकी 0 0 0 0 है, ठीक है ना, बाकी अब 0 0 ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि रैंक एन है, यानी सिंगल सोल्यूशन मिलेगा ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगा ना, एक ही, माने इसके बदले यही चीज मिलेगा, ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब कि आपका जो भी है ना, भी जो है, भी जो है जैसे कि ए एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये आपका भी हो गया ना, एक्स भी में लाई करेगा, तो क्योंकि ए जो है नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर के केस में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा ना, हर एक वाई के लिए यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, हर एक वाई के लिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेंज स्पेस का डायमेंशन और इसका, यानी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों का सेम हो जाएगा ना, रेंज स्पेस और इसका डायमेंशन दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया ऑप्शन ए आपका ट्रू है, और हमें नॉट ट्रू चाहिए, ठीक है ना। इट इज पॉसिबल दैट ए इज सिंगुलर, देन डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए भी, ये करेगी क्या, इट इज पॉसिबल दैट, यदि ए सिंगुलर होता है, ठीक है ना, यदि ए सिंगुलर होता है तो क्या इन दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि मैं देखो 10 क्रॉस 10 में छोड़ो या 3 क्रॉस 3 में ही रहो, बात तो सेम ही है, ठीक है ना, यही ले लो, ठीक है ना। ये आपका भी स्पेस है, यही वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर स्पेस अपने आप में क्या आता है, सब स्पेस भी होता है, तो मैं आर क्यू ले लेता हूँ भी को, यानी आर क्यू मैंने आर 10 के बदले में आर क्यू ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके लिए थोड़ा सोचना आसान हो, कनेक्ट करना आसान हो। अब आप 0 क्रॉस 0 मैट्रिक्स ले लो, अब आप 0 मैट्रिक्स ले लो, ठीक है ना। तो जब आप 0 मैट्रिक्स लीजिएगा तो ए भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आ जाएगा, नहीं उस केस में डायमेंशन सेम नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ और सोचो, इट इज पॉसिबल दैट ए इज सिंगुलर, यदि ए सिंगुलर होता है तो डायमेंशन और भी और डायमेंशन ऑफ ए भी आपस में इक्वल होगा, इस केस में तो है, नेसेसरली करेगा, ठीक है। अब इस केस में हमें सोचना है कि ऐसा कोई पॉसिबल है, तो अब आपको ढूंढना होगा काउंटर एग्जाम्पल। तो आप आइए ना, एक काम करते हैं ना, एक हम काम करते हैं, 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है ना, ये भी जान दे, इवन ऑड का भी फर्क पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखो मैं आता हूँ इस पर रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ ए प्लस, देखो रैंक कोई डायमेंशन ऑफ रेंज, यानी इसके जगह पर रैंक ऑफ ए लिख सकते हैं, बात बराबर है। रेंज स्पेस को क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। तो ये ना कनेक्ट किया है, डायरेक्ट नहीं दिया, रैंक पूछता था ना, यहाँ पर रेंज स्पेस दे दिया, और रेंज स्पेस को ही रैंक कहते हैं, ठीक है ना, और ये क्लास में कई बार बतलाया गया है। तो रैंक ऑफ ए लिख देते हैं, ठीक है ना, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ भी हो जाएगा ना, डायमेंशन ऑफ भी के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। माने ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो चलो डायमेंशन को 10 ही ले लो, भी का डायमेंशन 10 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, 10 ले लो। तो यदि इन दो यदि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, यदि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ भी आता है,
डायमेंशन ऑफ भी आएगा, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रैंक ऑफ ए, जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ना, तो मीन्स ये 5। एक मिनट डायमेंशन ऑफ भी, नहीं, यहाँ पर 10 आएगा, सॉरी, यहाँ पर 10 आएगा ना, यहाँ पर 10 आएगा। और भी क्या है, सब स्पेस ऑफ R10 है, ये R10 का सब स्पेस है। तो क्या ऐसा बनाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी तो है मेरे को भी। कैसे पॉसिबिलिटी है, यदि इसका रैंक 3 हो जाए, मान लो कि 4 हो जाए, और इसका रैंक 6 हो जाए, ठीक है ना, तो एक 6 का ना सब स्पेस बनाया जा सकता है। लेकिन वही है कि भी यही से आ रहा है ना, बात ये है, यानी ए भी इक्वल टू ये है। इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, जस्टिफिकेशन कैसे दिया जाए, इट इज द पॉसिबल दैट ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एंड क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में एक समान हो जाए, तो होना तो चाहिए ऐसा। हमें एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ ना, 2 × 2 में मिल जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। एक काम करता हूँ 0 0 1, ठीक है ना, 0 0 1, और एक भी बना लेता हूँ, ये आपका भी हो गया, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू 1 है ना, डायमेंशन ऑफ भी 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो तो क्या मिल रहा है, x 0 मिल रहा है, नहीं तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, इसका भी डायमेंशन, यानी ए भी इसका भी डायमेंशन, हाँ मिल गया, तो पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी भी तुम्हारा। तो 10 × 10 में दिमाग लगाने से बेहतर है कि इसमें दिमाग लगा लीजिए। 2 × 2 का इवेन ही ले लिया, ताकि गलत होने का कोई चांस ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, आपको एग्जाम्पल ही चूज करना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल होगा जो ऐसी केस को पॉसिबल माने ऐसा नहीं होगा, तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल चूज करना है। तो ऑप्शन बी भी ट्रू होगा। अब बारी आती ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन सी ये कह रहा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 8 है, रैंक ऑफ ए 8 है, यानी नलिटी 2 हो गया, ठीक है। तो डायमेंशन भी, यानी रैंक ऑफ ये 8 हो गया ना, ये आपका 8 हो गया, देखना बुर्बक बना रहा है, ठीक है ना। ये 8 हो गया, तो 8 कहने का मतलब कि डायमेंशन ऑफ जो भी होगा ना, वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। तो हाँ भाई, डायमेंशन ऑफ भी ऑलवेज लेस देन 10 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि भी इज द सब स्पेस ऑफ R⁻10। तो डायमेंशन ऑफ भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हमेशा 10 होगा। तो ये भी ट्रू होगा, दैट मींस ये फॉल्स। ये देखना, ये कंफ्यूज किया है, माने ऐसे और एक ही चीज को दो अलग अलग रूप में लिख रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है, ये कैच करना था, तो हो गया है। क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में कुछ दे रखा है, तगड़ा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब फंक्शन इतना इससे प्रॉपर्टी टाउ दे देते हैं, टू है टाउ 0 सी बिटवीन, अच्छे सी इसके बीच में है, यानी ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जनरल फॉर्म है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट इफ जी इतना सेटिस्फाई प्रॉपर्टी टाउ, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ही बोल दो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देन जी इज नेसेसरली, क्या जी को नेसेसरली कंटीन्यूअस होगा, अरे भाई जरूरी थोड़े कि जी कंटीन्यूअस होगा, हाँ, जैसे कि 0 है 1 है, ठीक है ना। और मान लो कि कोई ग्राफ ये है, ये है, ठीक है ना, ये आपका fx का ग्राफ, fx का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। तो क्या सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, y मिल गया ना। तो क्या f कंटीन्यूअस, ये कह रहा है कि g नेसेसरली, ये फॉल्स हो गया ना, ये आपको वहां भी बतलाएगा। कंटीन्यूअस होता है तो हमेशा ट्रू होता है, लेकिन वो होगा तो जरूरी नहीं है कि मैंने f हमेशा कंटीन्यूअस ही नहीं भी कंटीन्यूअस होता,
नॉट कंटिन्यूअसली भी वो केस सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन जब कंटिन्यूअस होगा तो हमेशा सेटिस्फाई होगा। ये आपका स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि इतना इज डिफरेंशिएबल देन एच इज नेसेसरली सेटिस्फाई। हाँ, यदि डिफरेंशिएबल होगा ना तो एच डैश, ये क्या हो गया, डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम आपको पढ़ाया गया था ना, ये डार्बोक्स थ्योरम है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एच डैश क्या होगा, ये एफ के इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, एच के मींस किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसको नेसेसरली सेटिस्फाई करेंगे। ये एक तरीके से डार्बोक्स थ्योरम है। हो गया। तो कौन सा है, ऑप्शन डी, वन करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 टाइप का क्वेश्चन ने दिया था FLT 25 में या FLT 24। FLT 24 ना IIT दिल्ली का पैटर्न था, उसमें था, लेकिन मैं वहां पर यहाँ पे पोलिनोमियल दे रखा था, या यही था क्वेश्चन, या एग्जैक्ट यही होगा, नहीं तो पोलिनोमियल होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है कि f ऑफ a इक्वल टू 0, एकदम डिक्टो है। आपको वो मैं क्वेश्चन सेंड भी कर सकता हूँ, एकदम डिक्टो है, डिक्टो है, थोड़ा सा का चेंज होगा, ठीक है ना। और एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने वो क्वेश्चन लिखा था, वो 1999 का क्वेश्चन है। IIT के किसी एंट्रेंस एग्जाम में वो 1999 या 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, उसको मैं उठा करके दे दिया था। मुझे लगा था कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको IIT किसी को डायरेक्ट पूछ सकता है, वो वही क्वेश्चन है। तो उसको ढूंढा तो एटलीस्ट, इसको ढूंढने में भी तो समय लगेगा ना, आप भी ढूंढ करके देखो। तो इतना पोलिनोमियल n है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब किसी पोलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, देखो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को मैट्रिक्स हमेशा सेटिस्फाई करेगा बाई केले ही नहीं देते, लेकिन किसी पोलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ही होगा। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से वो उसको डिवाइड करने से वो डिवाइड जरूर होगा, जैसे कि p ऑफ x माने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल उसका फैक्टर हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये p कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, तो p ऑफ a 0 हो गया, तो q ऑफ a से जब 0 मैट्रिक्स से सेटिस्फाई करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा ना। तो f ऑफ x इस फॉर्म में भी हो सकता है। और आपको ये भी बतलाया था कि यदि किसी पोलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो उसमें उस पोलिनोमियल में उसका हर एक आइगन वैल्यू का फैक्टर रहेगा, आइगन वैल्यू से रिलेटेड एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, इसकी गारंटी। ये कह रहा है कि इफ एफ ऑफ 0 देन ए, बिल्कुल एफ ऑफ 0 जब 0 ही नहीं है, यानी 0 रूट है ही नहीं ना, 0 आइगन वैल्यू है ही नहीं, 0 आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू सब इसमें होगा, इस पोलिनोमियल में सारे के सारे आइगन वैल्यू होंगे, सारे के सारे आइगन वैल्यू वाले रूट, लेकिन एक भी नहीं है तो उसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये 100% नॉट 100% नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आसान था। एफ ऑफ 0 देन ए इज नेसेसरली सिंगुलर, नहीं जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैट्रिक्स है 1 0 2 0, ये है, ठीक है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये होगा। अब मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये ले लेता हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो देखो तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा बाई केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, मुझे बताइए तो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो एफ ऑफ 0 0 हो रहा है ना, लेकिन ए सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो स्टेटमेंट ट्रू क्या है, फॉल्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। अब इसके आगे मैं बाद में कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफी देर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब इसके आगे मैं कल कुछ वीडियो ऐसे ही विद इन 1 वीक के अंदर मैं आपका सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं जैम 2026 के लिए, ISI गेट सबके लिए, वो 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रही है। तो आप अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को जरूर रेफर कीजिए, और यहाँ आपको बेहतर मिलेगा, सब कुछ आपको बेहतर मिलेगा। हमारा रिजल्ट बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार चलो रिजल्ट आ गया तो तुक्के से आएगा, नहीं, हर एक साल रिजल्ट आ रहा है। तो तुक्के वाली बात एक साल होती है ना, लेकिन हमेशा तो नहीं होता है ना। तो हमारा हर एक चीज जेन्युइन है और परफेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।